हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स एंड आईडब्ल्यूआई की प्रिपरेशन के बारे में, जो कि बार बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं। इवन दो मैंने लाइव सेशन में बच्चों को समझा चुका हूँ आईडब्ल्यूआई की प्रिपरेशन को कैसे करनी है। इन स्पाइट ऑफ द सेम बच्चे फिर भी रिपीटेडली पूछ रहे हैं। फिर मैंने सोचा चलो एक बार और बता देता हूँ। शायद आप अगर मेरे सेशंस देखेंगे तो दो चार बार तो मैं कम से कम आपको बता ही चुका हूँ। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी रखनी है मेरे दोस्त। लाइव सेशन का लिंक देने के बाद भी आप लोग पूछते हैं, लिंक मेरी टीम आपको प्रोवाइड करने के बाद भी आप फिर से पूछते हैं कि कैसे करना है। ये चीज़ आप रिपीट पूछेंगे तो दिक्कत होगी मुझे भी और सारी टीम को, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हम एड्रेस कर चुके लाइव सेशन में। आपकी दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता आपके अंदर। आप जब लाइव सेशन देखेंगे तो 10 लोगों के डाउट वहाँ होते हैं, तो 10 लोगों के डाउट में से आपके भी कहीं ना कहीं डाउट वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो लाइव सेशन देखने का फ़ायदा यही होता है। आप लोग क्या चाहते हो, मैं लाइव सेशन ना देखूं किसी का, ना मैं लेक्चर देखूं, मुझे तो आप डायरेक्ट बता दो। तो दोस्त, हर एक इंडिविजुअल को बताना ये मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लाइव सेशन देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ। आज फिर मुझे वापस से वही चीज़ रिपीट करनी पड़ रही है, बट हाँ, इसमें एक एडिशन मैंने यूज़ कर लिया है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स ठीक कैसे पढ़ने हैं मैं बता देता हूँ। अगर जनरल फाइनेंशियल रूल्स आपको पढ़ने हैं तो आपको मात्र मात्र 2 घंटे आपको करेक्ट स्ट्रेटजी मैं जो बताऊंगा आपको वो लगानी है, सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। 2 घंटे में आप जनरल फाइनेंशियल रूल्स से रूबरू हो जाएंगे। मैं बार बार बता चुका हूँ जनरल फाइनेंशियल रूल्स क्या होते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स मेरे दोस्त क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो GFR 2017 क्या होते हैं ये, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या जिनके डिपार्टमेंट्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट हुए, सब लगभग यही फॉलो करते हैं। जीएफआर 2017 ये क्या गवर्न करते हैं, ये आपको हर चीज़ के तरीके बताते हैं कि आपको अकाउंटिंग वगैरह कैसे करना है, आपको बजट कैसे बनाना है, बजट प्रिपरेशन के बारे में बताते हैं। ये आपको एक्सपेंस एक्सपेंडिचर के बारे में बताते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे, कहाँ, किसके थ्रू इनकर करेंगे, कोई चीज़ परचेज करनी है, परचेज वर्क्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। और आपको ये बताएंगे सर्विसेज वगैरह जो भी होते हैं, हर चीज़ जो सिंपल सी चीज़ें हैं उनके तौर तरीके बताए जाते हैं कि भैया कि कैसे आपको चीज़ें फॉलो करनी हैं। ये चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 8 है। इसके अंदर जीएफआर में मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें 3 या 4 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए 2 घंटे मैक्सिमम, बात करूँ मैक्सिमम, आपको कौन कौन से चैप्टर फोकस करना है यहाँ। चैप्टर 1 नॉर्मल सा है, सिर्फ देखना है कि डेट इनएक्टमेंट कब हुआ था, एप्लीकेबल कब हुआ, ये सब तरीके बस नॉर्मल सा है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 जनरल फाइनेंशियल सिस्टम, इसके MCQ वगैरह ऐप में प्रोवाइडेड है, यू कैन यूज़ इट, मोर देन सफिशिएंट है। कैसे करना है वो भी मैं समझाता जाता हूँ। अभी ये बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर करना है। चैप्टर 3 है बजट, इसके बाद है, ये कैटेगरी के टॉपिक बता रहा हूँ मैं। इसके बाद है चैप्टर 5 वर्क्स, इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 8 कॉन्ट्रैक्ट, एक और है चैप्टर 6, सॉरी चैप्टर 6 में भूल गया, चैप्टर 6 प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ये सिर्फ 2 3 5 6 8, 1 2 3 4 5 और चैप्टर 1, 6 चैप्टर है। इसमें 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जनरल फाइनेंशियल रूल में, अगर पूछते हैं वो MCQ, मॉनेटरी लिमिट बेस्ड, मॉनेटरी लिमिट बेस्ड चीज़ें इसमें दी गई हैं कि 10,000 का एक्सपेंडिचर
अगर हमको कोई लॉस बुक नहीं करना है तो कितने तक हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सब प्रोवाइड की गई हैं, एमसीक्यू में भी दे रखी है, चैप्टर में भी दे रखी है। अब मैं आपको समझाता हूँ चल के कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किन क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है। जो मॉनेटरी लिमिट बेस्ड है, मॉनेटरी मॉनेटरी लिमिट, उसके बाद दूसरा एक चीज मैं एलिमिनेट करा देता हूँ आपका, रूल नंबर याद ना करें। बार बार आप मुझे पता है ये चीज, अब आप मुझे पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, इधर मैं समझा दिया, फिर मुझे अभी मैसेज आएंगे, डेली आएंगे सर रूल नंबर याद करना जरूरी है, यहाँ लिख के दे दिया, लिख के। मैं ये क्वेरी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। रूल नंबर याद ना करें, क्यों सर ना करें? बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, आप याद नहीं कर सकते हैं उनको। दिक्कत अगर गलती से कुछ गलत कर दिया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर बोलेंगे सर आप, अगर मैं बोल दूं याद कर लिया, याद कर लो, फिर बोलोगे सर इतना याद कैसे करें, तरीके बताओ। भाई एक आध क्वेश्चन अगर पूछ लिया रूल के ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगा कि 200-250-300 रूल नंबर याद करके चले जाओ और एक क्वेश्चन उसमें से आ रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत कर लोगे तो 10 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते हैं आपके। तो इसलिए मेरा मानना है कि रूल नंबर याद ना करें आप, क्योंकि बहुत सारा है, आप मगर उसको मैसअप कर जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ नई है, इसलिए इग्नोर कर देना इस चीज़ को प्लीज़। प्लीज़ इस चीज़ पे आप मेरे से क्वेरी ना पूछें कि बार बार आप बोलें सर रूल नंबर याद नहीं करें। भाई अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, अगर आपसे हो सके तो कर लीजिएगा, और आपको लग रहा है दिक्कत तो मेरा ये थंब रूल है, मैंने बोल दिया रूल नंबर याद ना करें। अगर आपको याद हो जाए तो वेल अच्छी बात है, वो बोनस है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे हमें कैसे करना है। देखो मैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स खोल लेता हूँ। इसके बाद मैं इस पे आता हूँ, चैप्टर 2 जनरल फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे जनरल फाइनेंशियल सिस्टम में ये मैंने क्वेश्चन अगर दे के रखा है रूल के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, ये याद मत करना क्योंकि आपको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन है कि ऑल मनी रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आइदर एज ड्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डिपॉजिट रेमिटेंस और अदरवाइज शैल बी ब्रॉट इनटू गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले। अब इसको अगर हम लगता कि आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इसका बेसिक भी जानना है कैसे कहाँ लिखा है, तो हम जाएंगे इस जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंदर। तो इसमें हम खोलेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आ गया हमारा। ये लिखा है देखो, all money received by on behalf of government either as due government for deposit remittance otherwise shall be brought into account without delay। ये क्वेश्चन लिखा चैप्टर 2, चैप्टर 2 का स्टार्ट, पहले रूल से पहला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बनाया गया, ये इग्नोर कर देना, ये वाला ये चीज इग्नोर कर देना, आर्टिकल वगैरह का सेकंड क्वेश्चन इग्नोर करना। अब अंडर आर्टिकल 284 of the constitution all money received by or deposit with any officer employed in connection with the affair of the union in his capacity as such other than revenue or public money raised or received by government shall be paid into public account। public account, अब हमें देखेंगे ये चीज क्यों पब्लिक अकाउंट ही क्यों है, पढ़ेंगे क्या लिखा। देखो रूल 8 सबसेक्शन 1 चैप्टर 2 पब्लिक अकाउंट लिखा है, देखो इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं, इस तरीके से आपको चीजें कवर करके दी हैं। इसके बाद आते हैं हम, अगर हम देखें जैसे ये रूल मैंने खुद लिख दिए थे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे लिखा है, ये क्वेश्चन है मॉनेटरी बेस्ड कि पैटी लॉसेस आर लॉसेस नॉट एक्सीडिंग नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ जीएफआर 2017 के अकॉर्डिंग पैटी लॉसेस ऐसे कितने कितनी मॉनेटरी लिमिटेड ऐसे पैटी लॉसेस को जो हम मानते हैं जो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 10,000 लिखी हुई है। 10,000 कहाँ लिखा हुआ है, हम गए जनरल फाइनेंशियल रूल में, फिर हमने देखा कि कहाँ लिखा है, इसमें पैटी 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 या कंट्रोल एफ करके आप देख ही सकते हैं। देखो लिखा है चैप्टर 2 पैटी लॉसेस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹10,000। किस लिए लिखा है, केसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू मिस्टेक इन असेसमेंट व्हिच आर डिस्कवर्ड टू लेट टू परमिट चेंज। इसके बाद
ये चीज़ हमें रिपोर्ट नहीं करनी है। क्या लगा, हाउएवर द फॉलोइंग लॉसेस नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। कौन कौन से रिपोर्ट नहीं करना है हमको केस? पैटी लॉसेस, डिप्लीकेशन एंड लॉसेस में कौन से टाइप में लिखा, हाउएवर द फॉलोइंग लॉसेस नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। पहला केस है कि जहाँ कोई सप्लीमेंट्री क्लेम वगैरह। उसके बाद इधर आएंगे अंडर असेसमेंट, ये रूल इसमें सी बी, फिर सी, फिर ये सेकंड पॉइंट पेटी लॉसेस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10,000 से ज़्यादा के पेटी लॉस, 10,000 तक के पेटी लॉसेस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया हमारा चैप्टर 2। उसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर 2 के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है छोटी सी है, मॉनेटरी लिमिट और कुछ नहीं है, कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये क्यों, ये चैप्टर आई गेस 8 का है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चैप्टर 8 का अमेंडमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का है आई गेस, कॉन्ट्रैक्ट या वर्क का है। ये है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज का, चैप्टर 6 का अमेंडमेंट है। नॉर्मल सी चीज़ देखे रखिए, देखो पहले क्या था अब क्या है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। यहाँ प्रोसीजरल चेंज बता रहे हैं, यहाँ मॉनेटरी लिमिट चेंज करी उन्होंने। देखो आपको रूल देख रहेगा, रूल 149 में क्या बोलते थे, रूल 149 देख लो यहाँ से, रूल 149, रूल 149 देखो ये देखे रखा है, रूल 149। देखे रखा है, अब इसमें अमेंडमेंट देख लो, दो ऐसा नहीं बहुत बड़े अमेंडमेंट, तीन चार चीजों में तीन चार लिमिट्स चेंज हुई हैं, सिर्फ तीन चार जगह बस, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मॉनेटरी लिमिट वाला है। देखो 149 में एक आपको कौन सा करना, 149 का अमेंडमेंट देखना है रूल, और रूल 150 में आपको देखना है, और रूल 155 में देखना है, और रूल 2225 में बस। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस जो भी अमेंडमेंट 1 2 3 देके रखे वो एक डेफिनेशन में थोड़ा बहुत हल्का ऊपर नीचे चेंज किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करके शीट डाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार आपको मॉनेटरी लिमिट यहाँ से चेक कर लेना है, इतना आप तो समझ सकते हैं कि आप सीए वाले बंदे हो, इन चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आपको करेक्ट डायरेक्शन पता होना चाहिए था। क्योंकि आपके लिए नई चीज़ थी कि पढ़ना कैसे सर, इसको करें कैसे। तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे वर्क्स का देख रखा है, बस मैंने अभी चैप्टर 8 ऐड नहीं किया, चैप्टर 8 ऐड में भी जस्ट कर देता हूँ, तैयार हो चुका है ऑलरेडी। वर्क्स का जैसे खुल गया हमारा, तो ये सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन मिनिस्ट्री एडेड डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली एग्जीक्यूट रिपेयर वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ऑफ ₹30 लाख। फिर कहाँ लिखा हुआ है चीज़, तो हम देखेंगे ये चीज़ कहाँ लिखी है। हम खोलेंगे चैप्टर चैप्टर 5 हम खोल लेंगे यहाँ पे, या ₹30 लाख डाल देंगे, 30, ये आ गया। तो चैप्टर 5 का 30 तो सीधा आ गया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है इसके अंदर। ये लिखा है यहाँ पे, एन एन एज एन ऑल्टरनेटिव टू, इस सेक्शन का ऑल्टरनेटिव रूल का कह रहा है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अवार्ड रिपेयर वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अबव ₹30 लाख एंड ओरिजिनल बाय ऑन वैल्यू टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले पीएसयू वगैरह को दे सकते हैं। ये चीज़ दे के रखी है, पढ़ लीजिएगा ये, इस तरीके से जाना है आपको, हर एक जो दे के रखे हैं। मैं बोल रहा हूँ 2 से 2 घंटे, अगर आप अच्छे से पढ़ने को बैठे इसको, 2 घंटे में मॉनेटरी लिमिट वाली चीज़ें हो जाएंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क्स वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला, रिक्वायरमेंट मतलब चैप्टर 5 6 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका चैप्टर 2 फाइनेंशियल सिस्टम और गवर्नमेंट अकाउंट बजट फॉर्मुलेशन, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 2 घंटे अगर आप ईमानदारी से पढ़ने को बैठे तो आपका 2 घंटे में चीज़ें हो जाएंगी। ये मॉनेटरी लिमिट वाली चीज़ ऐसे देखो, ऊपर से अपना अच्छे से देख लिए क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट है। देखो खत्म हो गया चैप्टर कितने जल्दी। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है चीज़, इतनी ही बेसिस में आपको जाना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मॉनेटरी लिमिट पर फोकस करना है। अब एक बार प्रिपरेशन के बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे मेरे स्मार्ट बच्चे IWAI को तैयार कैसे करें, प्रेप
कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, IWAI मैं बार बार बोलता आया हूँ, शायद मैं तीसरी बार एक वीडियो लेक्चर में चीज़ बोल रहा हूँ कि IWAI की, जैसा कि मुझे स्टूडेंट ने बताया, IWAI के लिंक में सिलेबस आया था जो कि मेरे पास भी आ गया। उस सिलेबस में जनरल फाइनेंशियल रूल्स ये सब लिखे हुए थे। एट प्रेजेंट वो लिंक उनकी साइट से गायब हो चुका है। तो मुझे वो शक हुआ कि शायद वो पैटर्न GFR वगैरह ना दें आपके बीकॉम में, क्योंकि GFR नहीं होते। गवर्नमेंट लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको GFR के बारे में पता होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। शायद इसलिए उन्होंने हटा लिया कि वो ना दें, क्योंकि बच्चे मेरे पीछे पड़ गए थे कि मुझे लगा कि नहीं, जब लिंक हट चुका शायद वो सिलेबस ही ना दें। पर बच्चे मेरे पीछे पड़े, सर जनरल फाइनेंशियल रूल है। तो मेरे लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता जनरल फाइनेंशियल रूल से आई एम अवेयर ऑफ इट। तो मैंने वो बना के दे दिया आपको। अब आते हैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे सही होगी, कौन सी आपको सर फॉलो करना है। आपको अकाउंट्स, पूरे जो अकाउंट फोल्डर में मैंने देखे रखे हैं, पूरे गो थ्रू हो जाओ उनसे। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, FM, ये फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना है समय, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन देके रखे हैं। आप बेसिक चीज़ों पे फोकस करना, टाइम ज़्यादा खराब मत करना बड़े लेवल के क्वेश्चन पे। जहां आपको लगे ये बीकॉम लेवल से ऊपर जा रहा है, IPCC लेवल से ऊपर जा रहा है क्वेश्चन, इग्नोर करके आगे बढ़ो, इग्नोर करके उसको आगे बढ़ो। ये एक करेक्ट स्ट्रेटजी होगी। ये आपका ए कैटेगरी टॉपिक है जिसपे आपको सबसे पहले अच्छे से फोकस जमाना है। सबसे पहले क्या फिनिश करना है, ये टॉपिक्स फिनिश करने हैं, क्योंकि बच्चे कई और चीज के ऊपर भाग रहे हैं। उसके बाद 4 पे आना है आपको, लॉ। जो एक मैं 25-26 पास्ट पेपर को देख के ये चीज बता रहा हूँ, दूसरे PSU के लॉ में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके बाद आपको कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मतलब इसका मैं लेक्चर डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी मतलब PF, बोनस, ग्रेचुटी, अकाउंट, ऑडिटर ऑफ कंपनी लॉ, शेयर प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर स्टार्टिंग का, और IPCC के चैप्टर 1 to 3, कंपनी लॉ के 1 to 3, जो बेसिक वाले हैं कि भैया डेफिनेशन वगैरह देके रखे हैं। ऊपर ऊपर से गवर्नमेंट की डेफिनेशन देख लो क्या है, कि कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। इतना ही सफिशिएंट है, डायरेक्टर वायरेक्टर पढ़ने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। CSR वगैरह की डेफिनेशन देख लेना क्या बोलते हैं बस। इसके बाद आपको देखना है जनरल फाइनेंशियल रूल, जो मैंने आपको बोला है 2 से 3 घंटे में आपका हो जाएगा। कौन कौन सा, चैप्टर 2, 5, 6, 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 3 बजट है, और चैप्टर 4 उसका शायद ईयर्स के बारे में देखे रखा है, उसकी गवर्नमेंट अकाउंट्स। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, जो मैंने क्वेश्चन देखे रखे हैं इंडियन इकोनॉमी के, MCQ है इकोनॉमिक्स के MCQ, और मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे वो। लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल पॉलिसी, CRR, SLR रेट जो अभी रिजर्व बैंक के चल रहे हैं उनको देख लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और मैं अभी अभी आपके 24 के साथ एग्जाम है, तो जो बेसिक 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो चीज़ मैं जो लगते हैं, जैसे 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के स्लोगन्स वगैरह थे, उनके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा उसमें आपको नहीं लगेगा, वो बस उतना ही देख लेना। इकोनॉमी तो फिर तो अबंडेंस है, अबंडेंस है इकोनॉमी। पढ़ने के लिए आप जाएंगे तो कंप्लीट तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ओपन एंडेड इकोनॉमी पहुंच जाती है, कुछ भी पूछ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो यही फॉलो कर, एक कैटेगरी टॉपिक ये। इसके बाद जनरल फाइनेंशियल रूल, फिर सबसे आखिरी में टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी पे आना। नहीं तो आप बोले सर नॉन टेक्निकल का, तो आपने बताया नॉन टेक्निकल अपने हिसाब से देखिए। उन्होंने सिलेबस टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था, जो लिंक के थ्रू मुझे मिला था, बच्चों ने दिया था कि IWI के लिंक में मिला है, बट वो लिंक अब नहीं है, वो लिंक अभी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमको ये चैप्टर्स
पे फोकस करके देना। 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेशनल इनकम की एमसीक्यू इतना ही देख लीजिए। इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत ओपन एंडेड है, फिर तो आप इकोनॉमिक्स करने जाएंगे तो सारी चीज़ें छूटने लगेंगी। पहले इन चीज़ों पर अच्छे से पकड़ बना लीजिए, पकड़ बना लीजिए। क्योंकि बच्चा पूछ रहा था कि सर वो बजट प्रिपरेशन मेरे हिसाब से जनरल फाइनेंशियल रूल्स में दे के रखा है बजट फॉर्मुलेशन, तो उसको वो कहता है बजट प्रिपरेशन। इंडियन इकोनॉमी हो गया, बस इतना टेक्निकल सब्जेक्ट का हो गया, इतना आप कर लीजिए, वही बेहतर है। सब खाने के चक्कर में जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, इसलिए हर चीज़ को अच्छे से कैटेगराइजेशन करो, मेहनत अच्छे मिलेगा। अगर जीएफआर के क्वेश्चन आए तो इन चैप्टर से ही आते हैं, इन चैप्टर से ही जीएफआर के क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी कितना पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, और पूछेगा तो इसी पे आएगा फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के स्लोगन्स वगैरह। फिर तो फिर इंडियन इकोनॉमी को कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टैटिक नॉलेज से कनेक्ट कर सकता, वो ओपन एंडेड होता है, जितना कवर करने जाओगे उतना फिर समुद्र है वो। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।